तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपना जो कार्य निष्पादन है बैंकिंग में वो भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का एक बहुत ही शुभ दिन और आप सभी साथियों को आज के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको। और एक जो परंपरा है गुरु शिष्य की, उसको निभाते हुए आप जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ें, हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा सौभाग्यशाली रहें, हमेशा दृढ़ संकल्प रहें और हमेशा सफल रहें। उसकी शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया हूं। साथ ही साथ बातों ही बातों में हम लोग जरा डिस्कशन कर लेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे जो हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स पर। वाह, बहुत बढ़िया, मेरी आवाज़ आ रही है? सुधीर जी, सुधीर कंबोज जी, देखो बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आप। शिवाजी भी जी हैं। सर, आ रही आवाज सर। अरे वाह सुधीर जी, आपने पुकारा हम चले आए, है ना? अभी कितना बढ़िया गीत जी सुना। सर, थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। गोविंदा, अभी गाना एक सुना ना आपने, गुरु जी सर। मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, सभी साथी नमस्कार कर रहे हैं। और सेशन स्टार्ट होने के पहले एक डाउट है। जी हाँ, आप डाउट भी क्लियर कर देंगे, माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग चर्चा करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ये रात का सेशन है तो बात करते करते पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा था कि जीवन में जो हेलो। हम लोग इस जगह पे रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम्म। अकाउंट ओपनिंग डेट, जैसे मान लो कोई लड़की 10 साल की है, वो 10 साल में अपना अकाउंट ओपन करवाती है, हम्म। तो उसका मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स होता है। जिस दिन खाता खुलेगा उस खाता खोलने के तारीख से 21 डेज का मैच्योरिटी है, उसकी उम्र से उसका मतलब नहीं है। ठीक है। ओके, ठीक है सर, तब थैंक यू। मैच्योरिटी मतलब लॉक इन पीरियड, मैच्योरिटी डेट खाता खोलने की तारीख से लेके 21 ईयर का है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके। यू। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि देखो कितनी बढ़िया सी बात हमारे साथी ने पूछी, मैंने बता दिया, उनने उस पर भरोसा किया और एक गुरु शिष्य परंपरा को निभाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में एक अद्भुत जीवन हमको मिला है इस धरती पर, और इस अद्भुत जीवन को और बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, आनंदमय, सौभाग्यशाली, सफलता, प्रसन्नचित बनाने के लिए हमारे कर्म और हमारा जो मार्गदर्शन है, हमारे पैर जिस दिशा में चलते हैं उस पर निर्भर करता है। तो भारत की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा संस्कृति में एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जब हम जिस धरती पर जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, जो इस रंगीन दुनिया, खूबसूरत दुनिया, इस बेहतरीन, जब हम आपने वो देखा होगा जो चांद तरफ मिशन गया तो धरती कैसे दिखता है, तो इस दुनिया में लाते हैं। तो इसलिए हमारे सबसे पहले गुरु जो है हमारे माता पिता होते हैं। तो थोड़ी देर मैं आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद सवाल पे सीधे चले जाएंगे। जैसे सुधीर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे, तो सुधीर जी से भी मतलब सीधे सीधे सुन रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं मुझे, आप लोगों को नहीं दिख पा रहे होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे पहले जो गुरु हैं वो हमारे माता पिता हैं। सुधीर जी से थोड़ा बात कर लेते हैं। सुधीर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी एकदम? जी सर, बिल्कुल बढ़िया है सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप बताओ, आप अपने जीवन के 20 साल को बताइए। आप 20 साल में आपको जीवन में कोई तकलीफ हुई? अपने उम्र के 20 साल को बताइए। जी सर, जीवन के हर मोड़ पर सलाह देने के लिए, एक समझाने के लिए हर रूप में गुरु टीचर अवेलेबल रहे। अब बैंकिंग करियर में आप गुरु हैं सर। बैंकिंग करियर के हमारे गुरु विजय सर हैं। जी सर। ओके, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हम इस धरती पर आए और आने के 20 साल तक हमारे पास न उस तरह का विवेक और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। कारण यही
क्योंकि हर घड़ी माता पिता हमारे साथ रहे, रास्ता बताने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, समझाने के लिए, हमको बताने के लिए रहे। इसलिए कोई हमें भी तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे साथ मार्गदर्शक है। जिस तरह एक घुप अंधेरे में, जैसे अभी रात का अभी 11 बज रहे हैं, अगर हमारे सुधीर जी कौन से शहर से रहते हैं सुधीर जी? मैं सर हरियाणा से हूँ, वैसे यूपी में जॉब करता हूँ सर। पर आवाज नहीं आ रही। तो ठीक उसी तरह से अभी आवाज आ रही है। जिस तरह से एक आवाज आ रही है। अंधेरे से दूसरे अंधेरे में पहुंचने के लिए अगर गुरु रूपी मार्गदर्शक है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के जब भी आपके पूरे टाइम में जब तक इस धरती पर जीवित हैं, आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा एक गुरु बना लीजिए जो आपका मार्गदर्शन करे। और उदाहरण के तौर पर जैसे अभी सुधीर जी से बात कर रहे थे। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शिवाजी। जैसे शिवाजी से बात कर रहे थे, तो शिवाजी मुंबई चले जाएंगे और हमारे लिए मुंबई पहली बार है। तो शिवाजी देखिए, वो हाथ पकड़ के सभी जगह घुमा देंगे तो हमें कितना लगेगा, कैसा लगेगा? वाह, मजा आ गया मुंबई, आमची मुंबई। मैं जुहू दिखा दिए, अमिताभ जी का घर दिखा दिए, सब जगह दिखा, कैसा लगेगा शिवाजी? बढ़िया लगेगा ना? आप एकदम सब फर्स्ट घुमा क्लास दोगे। सर। तो मेरा गुड जीवन इवनिंग। आपने बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं मुंबई पहुंचा, मैं पहली बार गया था, आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर आए। जैसा कि मैं गया था तब आप मेरे को सब जगह दिखाने ले गए। तो क्या हुआ? आपने मार्गदर्शन कर लिया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास ज्ञान था तो आपने दिखा दिया। ठीक उसी तरह से ये जीवन है। जो जानकार है, जो अच्छा है, जिसके साथ आपका लाइजनिंग है, उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, आपका जीवन जबरदस्त हो जाएगा। अगर वही चीज़ मैं, अगर मान लीजिए शिवाजी नहीं मिले होते मुंबई में, तो मैं भटक जाता, इधर उधर घूमता रहता, ऑटो रिक्शा सब पैसा खर्चा होता, फिर बोलता कि सब बेकार है, मुंबई गड़बड़ है। तो समय के साथ साथ शिक्षा की पद्धति बदली है, लेकिन एक जो परंपरा है वो परंपरा में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जीवन जीने का सलीका, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि आदर्श पुरुष भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस आज, जिसके प्रति शिक्षकों के लिए एक सम्मान प्रकट करने का दिवस मनाते हैं। और पूरे भारतवर्ष में आज आप लोग भी कई सारे कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे। ज़्यादातर बैंकर्स जो होते हैं ऐसे समय में टीचर्स स्कूल्स वगैरह में जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स वगैरह को भी उनका अकाउंट्स वगैरह भी मिलता है और बैंक का प्रचार प्रसार भी होता है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है गुरु के हर जीवन के विशिष्ट महत्व को सुनने के बाद अभी हम लोग जो है बात करेंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स की। तो मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूँ कि जब भी प्रमोशन एग्जाम होता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स का जो परसेंटेज होता है 10 से 15% होता है। जब भी एग्जामिनेशन होंगे तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये जो भारत देश की इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट डिराइव करती है। जब गवर्नमेंट डिराइव करती है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका आय कैसे बढ़े, उनका एंगेजमेंट कैसा हो, उनके जो आत्मनिर्भर कैसे बने, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ऐसी योजनाओं से जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होती हैं, जिनमें गवर्नमेंट अपना फंड लगाती है, गवर्नमेंट अपना सपोर्ट देती है। तो ये उसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स पूरे जो लोन्स के होते हैं, जो फंडिंग होती है, दो तरह के होते हैं, एसेट और लायबिलिटी, दोनों में गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जो होते हैं लोन होते हैं, और ये फंडिंग स्कीम्स होते हैं। तो इनमें 10 to 15% आप सोचिए, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स को एक एक स्कीम्स को आपको पढ़ना होता है। तो आज छोटे से सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स को हमें पढ़ना है। अब जिस तरह हम लोग स्कूल कॉलेज में अपने समय में पढ़ते थे, ठीक उसी तरह तो नहीं पढ़ सकते बैंकिंग में जॉब करने के साथ साथ, लेकिन आप
रात का समय सदुपयोग कर सकते हैं। एक बैंकर के पास रात का ही समय है ना। अपने क्या नाम है, चले गए मुंबई वाले शिवाजी। शिवाजी तो मुंबई में रहते हैं, कितने बजे पहुंचते हैं घर शिवाजी? अच्छा, शिवाजी की से आवाज नहीं आ रही है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जब एज ए बैंकर होने के नाते जी जी हमारे सर, पास आवाज आ रहा है। आ रही है, तो शिवाजी देखिए, शिवाजी एकदम मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उनको कितना परसेंट की विजिबिलिटी आपका कितना है शिवाजी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा 100% डिसेबल। 100% 100%। विजिबल है। तो ये 100% डिजिबल है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने मुंबई में बनाए थे। आप देखना ये कैसे ऐसे ले जाते हैं जैसे कि वो सभी जगह जानते हैं। पूरा मुंबई घुमा सकते हो शिवाजी? जी जी बिल्कुल सर। और पूरा आज के लिए तो मैं खास आपके लिए जुड़ गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मिलने वाले हैं। इसके लिए मैं सोचा कि आपसे बात भी हो जाएगा, और फिर आपको कुछ मतलब क्या क्या बोलो अभी वो, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सीखने के लिए मिल गया ना, तो मैं सोचा कि आपको कुछ अभी क्या इतना सीख पा रहा हूँ, तो मैं बोला कम से कम मुलाकात तो हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी लग रहा है सर आज आपसे बात करके। वाह। तो बैंक कैसे जाते हो और कैसे करते हो, मतलब आपको पूरा चीजें सब कैसे नाप लेते हो आप? सर नापने के लिए कुछ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि पूरा 100% मतलब अभी आदत सी हो गई ना, तो मुंबई मतलब अपना घर जैसा लगता है, क्योंकि इतना लोकल हैबिट से हो गए और बहुत सारे ऐसे मिलते हैं लोग लोकल भी ट्रेन तो। वगैरह हेल्प। सब में चढ़ जाते हो? जी 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 सर, ट्रेन पकड़ता हूँ, बस पकड़ता हूँ, ऑटो से जाता हूँ, ओला उबेर सब बुक कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है सर। बहुत बढ़िया। मैं तो आपको घर में देख रहा था, आप तो पूरा फोन पे, गूगल पे और ये मोबाइल बैंकिंग सारा चला लेते हो। वाकई जी आप एक मॉडल हो हमारे इस बैच के लिए। और जब भी हम लोग सिखाएंगे तो आपको बुलाएंगे। और भी साथी हैं हमारे, जैसे यहाँ पर लोकल जगह में भी देखा हूँ, स्केल 2 स्केल 3 शिवाजी एक हमारे साथ काम करते हैं, वो स्केल 3 हैं। अभी 2 to 3 में पास हुए हैं, वो भी 100% विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो इन आजकल जमाना ऐसा हो गया सर, टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हो गया सर। मतलब यस, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्यूटराइज है ना, तो हमारे लिए डिजिटल का जमाना आ गया, तो हमारे लिए रोशनी आ गई सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आज सेशन का लाभ लीजिए। थोड़ा सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स की, और हमारे थैंक यू सर। साथी जो हैं इसमें सवालों का सामना करेंगे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 3 तरह से, 3 कारण से। एक एक तो है क्योंकि इसका लाभ हमको सही बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है, तो उसका सही ज्ञान हमको होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम की जानकारी सबसे ज्यादा एज ए बैंकर को होनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि इसका लाभ सही बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स अगर आप करते हैं तो आपको जो है एक रिवार्ड मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। और गवर्नमेंट एजेंसी, बैंक मैनेजमेंट, इन दोनों के माध्यम से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, साथ ही साथ जनमानस में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक कारण यह है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर हम इसलिए जानेंगे क्योंकि हमको सुधीर कंबोज जी की तरह हमको प्रमोशन लेना है ना। तो ये जी प्रमोशन लेना है, सर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। तो जो ट्रेंडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोई साथी बताएगा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल? माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में ऐसा एग्जामिनेशन में, सभी एग्जामिनेशन में उसके सवाल रहते हैं। ऐसा कोई स्कीम्स है जिसको जो आप लोग? पीएमईजीपी सर। पीएमईजीपी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक स्कीम से बताइए, अमित जी ने बताया पीएमईजीपी, जिसका 100 एग्जामिनेशन हुए तो NRLM SSC। एनआरएलएम। एनआरएलएम एक ऐसा है जो पीएमईजीपी से ऊपर है, जिसका एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएमईजीपी के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन एनआरएलएम से जुड़े हुए कई बार 3 क्वेश्चन देखे गए हैं, 4 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो अगर प्रियोरिटी वाइज देखेंगे तो एनआरएलएम पहला आएगा, फिर पीएमईजीपी आएगा। और कई साथी यहाँ सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति लिख रहे हैं, वो एक्चुअल में गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स नहीं है, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, और आप जो बैंक में करते हैं, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, फिर ये आपका सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी, और इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम,
तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको आगे भी मैं सेशंस वाइज दूंगा, जैसे कि आज एक बैच बनाया हूँ जिस बैच में आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर पूरे वीडियोस आएंगे स्कीम्स के। लेकिन आज कुछ सवाल लेके आया हूँ थोड़ा आपसे चर्चा करते हुए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। देखिए सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन सवाल पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? आपकी मेमोरी का। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपने जो वीडियो के माध्यम से पढ़ा होगा वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पर जो है आपका टेस्ट होता है। इसलिए सवाल जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। सवाल पढ़ते हैं स्क्रीन पर। पहला, बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूशन दैट इज मार्जिन इन पीएमएजीपी परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज का गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, और इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के मार्जिन से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। मैं हमेशा हमारे साथियों को बताता हूं कि जब भी कोई लोन स्कीम पढ़ें उनके 5 क्राइटेरिया को जरूर पढ़ें। पहली महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है उसका क्वांटम ऑफ फाइनेंस। तीसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है उसका मार्जिन। और चौथा इंपॉर्टेंट है उसका रीपेमेंट विथ मोरेटोरियम। और जो नेक्स्ट है उनका सिक्योरिटी। और आजकल जैसे कि आरआरबी में देखा जा रहा है प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब उससे इनकम कितना आ रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज और डेविएशन, ये नया एक ऐड हुआ है। तो अभी जो है ये स्क्रीन आपके सामने है जिसमें सवाल पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में प्रोजेक्ट कास्ट के कितना मार्जिन जो है बेनिफिशियरी देगा। और जवाब यहाँ पर स्क्रीन पर आया है। जवाब में जो यहाँ पर स्क्रीन पर कभी साथी सभी साथी दे रहे हैं, सी ऑप्शन लगा रहे हैं। तो वैसे एग्जामिनेशन में एक सी का फार्मूला भी है प्रमोशन का। सबसे ज़्यादा सही जो होते हैं 40% सी के होते हैं। अगर 100 सवाल हैं, आंख बंद करके हमारे सुधीर जी टिक 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 सी 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 जय माता दी करके आएंगे तो 40 नंबर पा जाएंगे। पास होंगे नहीं होंगे अलग बात है, बट एक तजुर्बा ऐसा कहता है कि 40 जो है सी होते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन की बात कही गई है पीएमईजीपी में। और आप उसके जो ऑप्शन है 10% जनरल कैटेगरी, 10% स्पेशल कैटेगरी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 5% जनरल कैटेगरी, 10% स्पेशल कैटेगरी। तीसरा ऑप्शन है 10% जनरल कैटेगरी, 5% स्पेशल कैटेगरी। और चौथा ऑप्शन है 5% बोथ के लिए। लेकिन सभी साथी बहुमत के साथ सी कह रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक ऐसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जिसके माध्यम से सरकार चाहती है कि सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंडस्ट्री बिठाकर उस इंडस्ट्री के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। वहीं रहने वाले लोगों को वहीं के इनकम बढ़ाने के लिए उद्योग धंधे में उनको इंगेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है रूरल और अर्बन एरिया के लिए दोनों के लिए बनाया गया है और नई यूनिट के लिए ये चालू किया गया है। तो जब रूरल एरिया की बात करें तो कोई वहां से बाहर जाना नहीं चाहता। अगर वहीं अगर 2 पैसा कमाने के लिए उनको एक धंधा मिल गया तो वहीं पर वो काम करेंगे, मेहनत लगा के दिल लगा के काम करेंगे और अपने घर परिवार के साथ रोटी खाएंगे। सब बैंकर्स थोड़ी ना, ये देखो ये सुधीर जी है ना, हैं तो हरियाणा के लेकिन रोटी खा रहे हैं एकदम, हाँ, कानपुर में है ना, लखनऊ में। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यहाँ पर ये काम करता है, ऐसा उद्योग धंधा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो यहाँ पर मार्जिन जो है सही आंसर है 10% जनरल कैटेगरी के लिए, 5% स्पेशल कैटेगरी के लिए। तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरह है, व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिडी इन अर्बन एरिया इन पीएमईजीपी एज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट कास्ट। पीएमईजीपी में क्या होता है, कैपिटल सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। कैपिटल सब्सिडी का मतलब ये हुआ सुधीर जी कि अगर कोई प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत इंडस्ट्री बिठाना चाहता है तो सरकार बोलती है कि हम पूंजी देंगे आपको। क्या देंगे? पूंजी देंगे। आप बिजनेस करिए, हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। आप उस उद्योग धंधे को जब वो करेंगे। हाँ सुधीर जी, पूंजी क्यों देती है सरकार, बताइए? पूंजी क्यों दे रही है, उनको बढ़ावा क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि इस स्कीम के तहत, आपका माइक बंद है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सर जी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये योजना में सरकार इसलिए पूंजी देती है क्योंकि इस उद्योग धंधा जो आप पैसा लगाएगा, जो भी ओनर होगा या जो भी एंटरप्रेन्योर होगा पैसा लगाएगा,
तो वो आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इसीलिए सरकार Employment चाहती है कि इसमें हम उसको सहायता करेंगे, वित्तीय सहायता देंगे, कैपिटल सब्सिडी देंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे कि उसको 3 साल में इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर सब्सिडी बोला गया है कि पीएमईजीपी में जो अर्बन एरिया में अगर पीएमईजीपी यूनिट है तो सब्सिडी जो है वो प्रोजेक्ट कास्ट का कितना होगा। आपके ऑप्शन है 15% ऑफ जनरल कैटेगरी और 20% ऑफ स्पेशल कैटेगरी और 15% ऑफ जो है आपका जनरल कैटेगरी, 25% ऑफ स्पेशल कैटेगरी। 1 मिनट जरा प्रतीक्षा करेंगे। आप कोई जो आंसर पढ़ते रहिए। सुधीर जी थोड़ा ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ऑप्शन पढ़ लीजिए सुधीर जी। $15 for general and 20% for special category person. हाँ, तो यहाँ पर जो हमारे सुधीर जी ने कुछ बताया होगा आपको कि अर्बन एरिया में पीएमईजीपी का जो सब्सिडी परसेंटेज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 15% और स्पेशल कैटेगरी के लिए 25%। अर्बन एरिया में सब्सिडी कम है और रूरल एरिया में सब्सिडी ज़्यादा है। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्री है वो तो लगाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री अगर लगती है तो वो ज़्यादा फिजिबल होती है, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा उसके कंजम्पशन होंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। और रूरल एरिया में अगर इंडस्ट्री कोई बिठाता है तो उसमें जो है नुकसान भी हो सकता है उसका, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और सारे संसाधन नहीं मिलते हैं, जैसे लाइट चली जाती होगी, बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए वहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा देती है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रेट ऑफ सब्सिडी इन रूरल एरिया। तो मैंने जो बताया रेट ऑफ सब्सिडी इन रूरल एरिया पर पीएमईजीपी एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट का कितना होगा, ये सवाल है। 35% ऑफ जनरल एंड स्पेशल कैटेगरी, 25% ऑफ जनरल एंड स्पेशल कैटेगरी, 25% ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 35% ऑफ स्पेशल कैटेगरी। और ऑप्शन डी है 15% ऑफ जनरल कैटेगरी, 25% ऑफ स्पेशल कैटेगरी। तो जैसा कि मैंने पहले अभी बताया था पहले सवाल में कि अर्बन एरिया के लिए 15% जनरल कैटेगरी का होता है, स्पेशल कैटेगरी का 25% होता है, लेकिन रूरल एरिया में ये सब्सिडी ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी के लिए 25% एंड स्पेशल कैटेगरी के लिए 35%। तो ये सर ज़्यादा ये सेकंड ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें बी और डी ऑप्शन जो था सर सेम ही था ना सर? सर एक बार सेकंड ऑप्शन सर। जी सर, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जी सर, उसमें बी और डी ऑप्शन सर दोनों सेम ही है ना? सेकंड वाले में देखो ना क्या इसमें क्या बता रहे हो सर सेकंड वाले में सर 15% ऑफ जनरल एंड 25% ऑफ स्पेशल कैटेगरी, और डी में भी वही ऑप्शन लिखा हुआ है 50% ऑफ जनरल हाँ कैटेगरी। हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक बोल रहे हैं आप, है ना। तो हाँ सर गलती हो वही गया, तो मैं। टाइपिंग करने में गलती हो गया होगा उनके, है ना। ओके सर, ओके सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, दोनों सही है। ठीक तो ठीक यहाँ सर, पर थोड़ी टाइपिंग एरर हो सकती है बट आंसर सही है, इसका आंसर जो ठीक है सर, सही है। ऑप्शन में वहाँ पर वो जो है दोनों बी और डी दोनों सही होगा। एग्जामिनेशन में ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ठीक हम ठीक लोग सर। दिन में 300-400 क्वेश्चन पे खेलते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा, ठीक ठीक है। सर, ठीक, ओके ओके, सर, बट आपका फंडा क्लियर है,
तो जहाँ राहुल है वहाँ सब चीज उसको मालूम है ना, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, तो हम यहाँ पर सवाल चर्चा करते हैं। तीसरे नंबर सवाल का जवाब हम लोग ले लिए थे। रूरल एरिया में अगर सब्सिडी की बात होती है तो 25% जनरल कैटेगरी को मिलता है और 35% स्पेशल कैटेगरी को मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सर हाँ एक जी, बात पूछना था हाँ हाँ हाँ, पूछिए। सर वो जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी में कौन सा कस्टमर आता है? जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी, अब आप ये फिर अपना आपको कास्ट वाला देखना पड़ेगा जाके, है ना। ये मिश्रा है क्या है, ये सारा ओबीसी कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में, ये सारा एसटी एससी, ये सारा चीजें ST स्पेशल SC कैटेगरी में है। फिर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी स्पेशल कैटेगरीज में रखा गया है। माइनॉरिटीज भी रहते माइनॉरिटी हैं। को भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। हम्म। तो आप सोचिए, एसटी एससी, माइनॉरिटी और आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, उनको छोड़ने के बाद बाकी जो जनरल कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और वो सब जो है ना, हम लोग जब आप प्रमोशन हो जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, जब लोन प्रोसेसिंग कराते हैं तो उसमें हम लोग सिखाएंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4, जहां पर स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। इसमें लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट इन पीएमईजीपी। पीएमईजीपी के प्रोजेक्ट कास्ट में कौन सा चीज सही है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख, सर्विस इंडस्ट्री के लिए 10 लाख, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 15 लाख, सर्विस यूनिट के लिए 10 लाख, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख और सर्विस और बिजनेस के लिए 20 लाख, ये तीसरा ऑप्शन है। और डी ऑप्शन कहता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख और सर्विस के लिए 25 लाख। तो आप सभी जो हैं बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर सवाल का जवाब दे रहे हैं। जस्ट जो साथी नहीं जान रहे होंगे उनके लिए रिकेप होगा। पीएमईजीपी जो है, ये जब पहले था, पीएमईजीपी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख और सर्विस इंडस्ट्री के लिए 20 लाख था, जिसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया सुधीर जी? 2 गुना कर दिया, क्योंकि सरकार हमेशा बात करती है डबल इंजन की सरकार। ये देखो, जी उत्तर सर। प्रदेश में भी और भारत में भी। तो ये डबल इंजन की सरकार में बहुत सारी चीजें इन्होंने डबल कर दी। तो एक पंच लाइन हमें याद रहती है, इसीलिए मैं डबल इंजन की सरकार कह रहा हूँ। उसको सरकार की तरफ नहीं ले जाया जाए, इसको इस तरह से लिया जाए कि जो बहुत सारी चीजें सरकार ने डबल कर दी हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये जो है 50 लाख कर दिया है प्रोजेक्ट कास्ट, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए ये 20 लाख कर दिया है। और इसकी डिटेल वीडियो आपके लॉगिन सेक्शन में अवेलेबल भी है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। आपके स्क्रीन पर सवाल है, देखिए। Which of the following is correct with regard to eligibility criteria PMEGP? मैंने क्या बताया था, जब भी किसी लोन स्कीम्स को पढ़ो तो 5 तरीके से: एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन और रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम और कोलेटरल, और उसके बाद कोई स्पेशल डेविएशन हो या प्रोसेसिंग चार्ज हो। तो स्पेशल जो यहाँ पर रहता है, जैसे सब्सिडी होता है, स्पेशल एडिशन होता है, वो पूंजी के साथ साथ ही मिलता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। एज ऑफ इंडिविजुअल शुड बी बिटवीन 18 to 35 ईयर्स। ऑप्शन बी दिया है, देयर इज नो इनकम सेलिंग क्राइटेरिया। सी दिया है, असिस्टेंट इज अवेलेबल टू न्यू एज वेल एज ओल्ड यूनिट। डी, मिनिमम एजुकेशन इज एट पास if the project cost is above rupees 10 lakhs for all types of units। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि इनमें से सही क्या है, और लोकेश जी बोल रहे हैं डी, है ना। लोकेश कुमार जी, डी कैसे बोल रहे हैं, क्या वजह से है डी आपका आंसर? हाँ, कोई चर्चा करिए, क्या है, चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं। ऑल करेक्ट बोल रहे हैं सुधीर जी, ऑल करेक्ट। वाह, मतलब 35 साल से ज्यादा बड़ा होगा तो उसको लोन नहीं देंगे क्या? 18 साल ठीक है, कि 18 साल हो जाना चाहिए? देंगे सर, देंगे, गलती है। तो ये तो गलत है पहला ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन देखिए, असिस्टेंट इज अवेलेबल टू न्यू एज वेल एज ओल्ड यूनिट, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें नए यूनिट से फाइनेंस किए जाते हैं, पुराना यूनिट फाइनेंस नहीं किए जाते हैं। उसका पीछे का वजह क्या है मालूम है सुधीर जी? क्योंकि पुराने यूनिट को फाइनेंस करेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है ना, कहाँ से नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसको, इसीलिए ओके सर, ठीक।
इसलिए नए यूनिट फाइनेंस किए जाते हैं। नया यूनिट बनेगा तो 4 नए लोगों को नौकरी मिलेगा ना। और मिलेगी सर। वो भी नया वाला बंदा क्या करता है, कम सैलरी देना चाहता है तो नए नए लोगों को लेता है ताकि वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करे। तो सी भी गलत हो गया। अब डी देखो, डी में क्या लिखा है कि मिनिमम एजुकेशन एट पास। वैसे तो पीएमईजीपी के लिए एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 10 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कास्ट है तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए यार। 10 लाख से ऊपर का पैसा लगा रहा है तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। लेकिन अगर सर्विस इंडस्ट्री में काम बिजनेस लगा रहा है तो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा का पैसा लगा रहा है तो 8वीं पास होना चाहिए। तो इसलिए डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ यूनिट लिख दिया। तो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री होता तो अबव 5 लाख, और जो मैन्युफैक्चरिंग है तो 10 लाख से ऊपर। तो यहाँ पर डी भी गलत है। और रही बात बी, देयर इज नो इनकम सीलिंग क्राइटेरिया, तो यहाँ पर बी सही होगा। बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कोई पीएमईजीपी की यूनिट लगाने आया है सर्विस इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ये जरूरी नहीं कि उसका इनकम हो। क्यों? क्योंकि जो यूनिट बैठेगा वो यूनिट की इनकम जो उसके इनकम से ही, प्रोजेक्टेड इनकम से ही सारी चीजें होंगी, इसलिए ये सही आंसर होगा बी। तो अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मार्जिन मनी सब्सिडी। मार्जिन मनी सब्सिडी से संबंधित ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, इट विल बी केप्ट बाय बैंक एज एन नॉन इंटरेस्ट एफडीआर फॉर 3 years। जो भी सब्सिडी मिलती है उसको बैंक क्या करती है, बिना ब्याज के एफडीआर में 3 साल के लिए रख देती है। पहला ऑप्शन है। तो बताओ सही है कि गलत है ना? पहला ऑप्शन सही लग रहा है? ये सर सही है सर, पहला। बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन, नो इंटरेस्ट लोन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सिडी अलाउड एज एडिशनल लोन। ये बोल रहा है कि जो जितने अमाउंट का सब्सिडी आया है उतने अमाउंट के लोन पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाता है। ये सही है कि गलत है? कोई बताएगा? ये सर राइट। सही है, ये भी सही है सही कि है। नो इंटरेस्ट लोन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सिडी अलाउड एज ए एडिशनल लोन। जब भी सब्सिडी मिलती है हम क्या करते हैं, सब्सिडी का एफडीआर बना लेते हैं। वो सही बात है 3 साल के लिए, जिस पर ब्याज नहीं देते। और जितने का सब्सिडी मिला उतने पर जो है उस लोन पर ब्याज नहीं लेते। तीसरा ऑप्शन है, मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, ऑप्शन अच्छे से दिखेगा। सब्सिडी इज टू बी क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। ये बोल रहा है कि सब्सिडी जो है डिसबर्समेंट, फर्स्ट डिसबर्समेंट होता है उसके 3 साल के बाद जो है सब्सिडी कस्टमर के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ये भी सही है कि गलत है? कोई साथी बताएगा माइक ऑन करके, जो मैं थर्ड ऑप्शन पढ़ सही रहा है। हूँ। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, और फिर तो चौथा ऑप्शन ही गलत होगा, पढ़ लेते हैं। इफ द लोन बिकम्स एनपीए द अमाउंट सब्सिडी कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ 3 years ओनली। अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है तब भी सब्सिडी की राशि 3 साल बाद ही एडजस्ट की जाएगी। अब ये गलत है कि सही है बताइए? ये हाँ, गलत है सर, ये गलत है। अरे वाह। क्योंकि 3 साल से पहले अगर सर सब्सिडी वापस हो जाती है, हम्म। अगर लोन एनपी होता है तो। वापस किसको को भेज देते हो? जी सर, गवर्नमेंट को सर, जहाँ से गवर्नमेंट? जिस विभाग से सब्सिडी आती है, केवीआईसी आती है तो उस विभाग को वापस हो जाती है सर। अरे ये नया एकदम कानून कहाँ से आए? 3 साल के पहले अगर लोन एनपीए हो गया तो उसको सब्सिडी को वापस भेज देंगे? जी सर। और कोई साथी इस पर विचार व्यक्त करे अपना? नहीं सर, गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे? देखो जयप्रकाश की बिल्कुल की सर। जय। बताइए आपको अगर क्या चल रहा अगर है? सर जी उस अगर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इनके। अगर एनपीए हो जा रहा है, प्रक्रिया जो भी नोटिस वोटिस दे के अगर नहीं एडजस्ट हो रहा है तो लास्ट में एडजस्ट करना होगा सब्सिडी टूट दिस लोन अकाउंट। ओके। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा सबके अलग अलग, सबके जिले में अलग अलग का काम चलता है ना? और लाइट चली गई। तो एक सेकंड, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई जरा कंफर्म कर दे।
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सुधीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सर अब आ रही है सर। अब आ रही है ना, वो लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, नेट का वो शिफ्ट होने में समय लग गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, जब भी ये चौथा ऑप्शन देखिए, जब भी लोन एनपीए होता है जिनाइन रीजन से, जिनाइन रीजन से मतलब आपने सभी ड्यू डिलिजेंस पूरा किया और उसके बाद एनपीए हो गया। एनपीए के एक मुख्य वजह क्या होती है, बारोवर का बिजनेस फेल हो गया, बारोवर रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो एनपीए हो जाता है। तो अगर साधारण कारण से या जेन्युइन रीजन से लोन एनपीए हुआ, एनपीए तो 90 डेज में हो जाएगा, मोरेटोरियम खत्म हुआ, उसके 90 डेज तक प्रिंसिपल ईएमआई इंटरेस्ट नहीं आया तो एनपीए हो गया, तो वो सब्सिडी अमाउंट यूटिलाइज कर ली जाएगी, बैंक का उस लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दी जाएगी, ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई फ्रॉड हुआ, एसेट मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, तो वो अमाउंट जो है यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि उस योजना का सही उद्देश्य पूरा नहीं किया गया, सब्सिडी को वापस भेजी जाती है जब कोई फ्रॉड हो गया या कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ तब कंडीशन में। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं, डी गलत है। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंडर पीएमईजीपी कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी टेकन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पीएमईजीपी में कोलेटरल सिक्योरिटी लिया जाएगा कब? ऑप्शन एक है, इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लोन एटलीस्ट 10 lakhs फॉर बिजनेस एंड सर्विसेज। अगर कोई प्रोजेक्ट जो है कम से कम 10 लाख रुपए का लोन ले आता है, लोन के लिए इन्वॉल्व रखता है, तब उसको में जो है कोलेटरल सिक्योरिटी लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लोन एटलीस्ट 10 lakhs फॉर इंडस्ट्री पर्पस। अगर कोई प्रोजेक्ट है पीएमईजीपी में और 10 लाख का इंडस्ट्री पर्पस के लिए है, तब उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी लिया जाएगा। या इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लोन मोर देन 10 lakhs फॉर बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस पर्पस। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें लोन 10 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत है, तब जाके कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लोन एटलीस्ट 5 lakhs फॉर इंडस्ट्री अलोन। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कम से कम 10 लाख का लोन हो तो हम कोलेटरल मांगेंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कम से कम 10 लाख का लोन हो इंडस्ट्री के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और पहला ऑप्शन बोलता है कम से कम 10 लाख का लोन हो सर्विस इंडस्ट्री के लिए। दूसरा ऑप्शन है 10 लाख का लोन हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तीसरा ऑप्शन है 10 लाख से ज़्यादा का लोन हो, सर्विस हो चाहे इंडस्ट्री चाहे बिजनेस, तब हम कोलेटरल मांगेंगे। और चौथा ऑप्शन है कि अगर 5 लाख कम से कम हो तो कोलेटरल मांगेंगे। तो ये तो अब पढ़ के समझा दिया तो आपको क्लियर हो गए। 10 लाख तक अगर कोई एमएसएमई के लोन किए जाते हैं तो उनमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती। 10 लाख से ऊपर के लोन अगर हम करेंगे तब वहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी मांगेंगे, और कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देंगे तो क्रेडिट गारंटी में उसको कवर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आंसर होगा इसका सी, जैसा कि सभी साथियों ने यहाँ पर आंसर सही दिया। तो ये क्लियर बात है, 10 लाख से ऊपर का अगर लोन है प्रोजेक्ट कास्ट के अंदर, मान लीजिए प्रोजेक्ट कास्ट 50 लाख का है, लोन 10 लाख से ऊपर का है, तब हम कोलेटरल सिक्योरिटी मांग सकते हैं। अगला सवाल रीपेमेंट पीरियड पर पूछा गया है। पीएमईजीपी का रीपेमेंट पीरियड कितना होता है? 3 से 7 साल, मोरेटोरियम 6 से 18 महीना। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, लोन में 5 चीज़ें देखना है, वही 5 चीज़ों पे मैंने ये सवाल बनाए कि पीएमईजीपी जो है उसका रिपेमेंट कब होगा। 3 से 7 साल, जिसमें 6 से 18 का मोरेटोरियम, 3 से 7 साल और मोरेटोरियम प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ सैंक्शन, 3 से 5 साल मोरेटोरियम प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ सैंक्शन, 5 से 7 साल मोरेटोरियम प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। तो पीएमईजीपी में मोरेटोरियम जो है अलग अलग प्रिस्क्राइब होता है, कोई फिक्स नहीं होता। 6 to 18 मंथ पहला वाला ऑप्शन है वो फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके ऑपरेशन साइकिल में कब शुरू होगा। कोई इंडस्ट्री बैठ रहा है तो टेस्ट रन कब होगा, प्रोडक्शन कब आएगा, कब कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें फिक्स एसेट भी रहता है। और तो वो फिक्स एसेट लगाने के बाद बिल्डिंग बनाएगा, मशीन लगाएगा, तब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा रॉ मटेरियल खरीद के।
तो इसीलिए इसका आंसर होगा 3 to 7 ईयर विथ मोरेटोरियम प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। जिस प्रोजेक्ट के और सैंक्शन दिए हैं उस सैंक्शन के आधार पर सैंक्शन के समय जो मोरेटोरियम दिया गया वो मोरेटोरियम जो है लागू होगा, लेकिन रिपेमेंट होगा 3 से 7 साल। चलिए, तो सुधीर जी बीच में बताते रहेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि अब ये मोबाइल डाटा से आपका जी सर, आ रही है आवाज सर, बिल्कुल सर, आ पहले रही है, वाईफाई बिल्कुल से सर। था, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है, तेज बारिश, और लाइट भी नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है, जो काम आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो चीज़ आपके इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, जो चीज़ आपके प्रोफेशन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको करने में तो मजा आना ही चाहिए, है ना सुधीर जी? मेरी बात समझ रहे हैं तो बोलिए हो। यही हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे, हाँ, हमारे जीवन के लिए और हमारे संस्था के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम पढ़ते हैं, तो चाहे रात हो या दिन हो, कितने भी समय उठा लो, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हैं सुधीर जी? 1-2 बजे उठा देंगे तब भी हम सीधा, ये लो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका, आइए आज पढ़ते हैं, चालू हो जाएंगे, है ना? उसके बावजूद भी हमारा कोई बिल्कुल चीज़ सर। नहीं होगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर पूछा गया है, अगर किसी विलेज इंडस्ट्री की बात कही जाती है, तो विलेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कितना होगा पर हेड? इन्वेस्टमेंट बोला गया है, फुल टाइम आर्टिशन हो या वर्कर, उसको उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एज पर द PMEGP पॉलिसी, द विलेज इंडस्ट्री इज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ फुल टाइम आर्टिशन आर वर्कर इज रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच? यहाँ बोला गया है क्योंकि चूंकि PMEGP जो होता है उसमें विलेज इंडस्ट्री को शामिल किया गया है, तो विलेज इंडस्ट्री के लिए ये कहा गया है, विलेज इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट पर हेड, अगर एक विलेज में इंडस्ट्री है तो इन्वेस्टमेंट पर हेड फुल आर्टिशन या वर्कर हैं तो उनका प्रोडक्शन जो है कितना होना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन दिया है। 1.5 लाख प्लेन और हिली एरिया में, 1 लाख प्लेन और हिली एरिया में, 1.5 लाख प्लेन एरिया में, 1 लाख हिली एरिया में, 1.5 लाख प्लेन एरिया में, 1 लाख प्लेन एरिया में, 1.5 लाख हिली एरिया में। तो इसका आंसर है 1 लाख जो है प्लेन एरिया में और 1.5 लाख जो है हिली एरिया में, इसका रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। मतलब किसी इंडस्ट्री को विलेज इंडस्ट्री कहा जाएगा PMEGP के अंदर अगर वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर हैं, प्रति व्यक्ति जो फुल टाइम आर्टिशियन वर्कर हैं, उनको एक रिस्ट्रिक्शन किया गया है उनके इन्वेस्टमेंट को पर जो अगर कोई इंडस्ट्री बिठा रहा है, 5 लोग काम करते हैं, तो 5 लोग है और वो नॉर्मल एरिया में है, तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो रिस्की है भैया। क्यों? क्योंकि वो विलेज इंडस्ट्री के अंदर आता है, और विलेज इंडस्ट्री के अंदर अगर ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो सुधीर जी बताइए तो, है ना? आप बताइए सुधीर जी, माइक ऑन करके। एक विलेज की इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए वहाँ पर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कैसे चलेगा? आप तो गांव में काम करते होंगे कि शहर वाली शाखा में है? अगर इन्वेस्टमेंट करना नहीं सर, रूरल ब्रांच में सर, ग्रामीण बैंक में काम करता हूँ। हाँ, ग्रामीण बैंक में, तो आप सोचो अपने जी गांव सर। में अगर जी कोई सर। व्यक्ति 1 करोड़ का इंडस्ट्री लगा देता है वहां पर, है ना, तो वहां पर फिजिबिलिटी नहीं आएगी, इसीलिए जी ये सर। ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्लान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अगला सवाल राइट आप सर। स्क्रीन पर है। सवाल बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ PMEGP स्कीम्स रूरल एरिया किसे कहते हैं? PMEGP स्कीम्स जो मैं रूरल एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? ये डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी रूरल एरिया डिफाइन करने की क्योंकि इसमें सब्सिडी ज़्यादा है, इसमें सब्सिडी ज़्यादा है। फिर इसमें जो है जो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए विशेष जोर लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सब्सिडी जो है यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ जो रूरल एरिया का मतलब क्या है, ये बात कही गई है। रूरल एरिया का मतलब जो है वो ये बात कही गई है कि रूरल एरिया के लिए यहाँ पर एक बात कही गई है, क्लासिफाइड एज ए विलेज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड बाय RBI, ए टाउन इवन इफ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट 20,000। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, PMEGP में रूरल एरिया ऐसा कहा गया है, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसको रूरल दिखाया गया है तो रूरल होगा।
बी है डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई डिक्लेयर करती है तो ऐसा आरबीआई का कोई ऐसा नहीं है कि आरबीआई डिक्लेयर करेगी रूलर, आरबीआई डिक्लेयर नहीं करती है, ये गवर्नमेंट करती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड गवर्नमेंट के अंदर आती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, तो वो आपका हो गया रूरल एरिया। तीसरा है कि अगर कोई टाउन भी है, शहर भी है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन 20,000 से कम है, तो भी रूरल एरिया में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सही होगा, ए सही है और सी सही है, बी गलत है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ए एंड सी। अगर पीएमईजीपी में कोई एरिया रूरल एरिया कहलाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस एरिया को रूरल दिखाया गया है। और कोई भी अगर शहर है, टाउन है, लेकिन उसका पॉपुलेशन 20,000 से कम है, तो वो जो है रूरल एरिया कहलाएगा पीएमईजीपी के पर्पज से, ये बात कही गई है। तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंडर पीएमईजीपी हाउ मच परसेंटेज ऑफ मार्जिन मनी प्रोजेक्ट शुड बी फ्रॉम रूरल एरिया। यहाँ पर कहा गया है कि पीएमईजीपी में कितने परसेंट जो मार्जिन मनी सब्सिडी प्रोजेक्ट की जाती है रूरल एरिया के लिए। आपके ऑप्शन है 60%, 50% एंड 40%, 25%। तो पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, इसका जो मार्जिन मनी सब्सिडी प्रोजेक्ट है रूरल एरिया में, वो कितना किया जाता है, ये आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। मैं 1 मिनट, एक जने का कॉल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सवाल था हमारा कि अंडर पीएमईजीपी मार्जिन मनी प्रोजेक्ट शुड बी फ्रॉम रूरल एरिया कितना होगा, ये था 60-40 का रेशियो है। आइए देखते हैं जरा इसका आंसर क्या है। रूरल एरिया में 60% होना चाहिए, यहाँ पर तो आंसर थोड़ा गलत दिख रहा है। ये 60-40 का रेशियो होगा कि 60% रूरल से होगा और 40% जो है ये आपका अर्बन एरिया से होता है। ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। इसको जरा मैं जब अपलोड करूँगा तो अपडेट कर दूंगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लोन अंडर स्कीम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स। इसको स्किप कर दीजिए ये लोन को। अगला सवाल लेते हैं, मैनुअल एक्सचेंजर वाला सवाल को स्किप कर दीजिए। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लोन दैट इज परमिटेड अंडर डीआरआई। डीआरआई के तहत जो लोन है वो कितना रुपए मिलता है मैक्सिमम, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है। आप लोग कोई भी लोन नहीं करते डीआरआई में, लेकिन डीआरआई का, अमित जी अपने के कितने साल हो गए बैंकिंग करियर में? अमित अग्रहरी जी, आपका कितने हाँ साल सर, बैंक में? 9 साल से। 9 साल हो गया, लेकिन आपने ऐसा डीआरआई का लोन नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन हाँ जरूर सर, दिखता है ना? जी 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 सर।
तो डीआरआई के लोन बहुत पहले होता था और अभी भी तब होता है जब कोई पॉलिटिकल ऐसा चीज़ें आती हैं या टारगेट वगैरह आता है तब होता है, अदरवाइज आप लोग नहीं देखे होंगे। हमने देखा है डीआरआई का लोन और रूरल जगह में, लेकिन यहाँ पर सवाल एग्जामिनेशन के दिन जरूर देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है डीआरआई में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा काम करे जिससे कि उसका पैसा आने लग जाए, पैसा आने लग जाए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको देंगे 15,000। 5,000 रुपया एडिशनल दे सकते हैं डिजेबल पर्सन को, और अगर घर बनाना चाहता है तो 20,000 रुपये तक दे सकते हैं। तो सभी ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो कोई छोटा मोटा धंधा करना चाहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है, 15,000, डिजेबल पर्सन है तो 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, और अगर घर बनाना चाहता है तो मैक्सिमम 20,000 टू ST/SC और अंडर इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना अंडर इसलिए कर दिया गया क्योंकि 20,000 में घर बनेगा नहीं बनेगा, तो इंदिरा आवास योजना में और भी चीज़ें 70-75 हज़ार मिल जाती हैं, इसीलिए इसको कहा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी मार्जिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डीआरआई। डीआरआई पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में ये इसलिए फेमस है क्योंकि डीआरआई में कोई मार्जिन नहीं होता, कोई सब्सिडी नहीं होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे लोवेस्ट होता है, वो है 4%। कोई साथी जरा बताएंगे, अभी एक लोन और ऐसा लॉन्च होने जा रहा है अगले इसी महीने शायद सितंबर में, जिसमें ये रेट होगा। हाँ जी, विश्वकर्मा योजना पीएम सर। विश्वकर्मा विश्वकर्मा योजना वो विश्वकर्मा भगवान की हैं, जो इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट बनाए हैं, उन लोग का एकदम है ना, मोदी साहब ने उनको लिए एकदम नया स्कीम लॉन्च कर दिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, है ना। तो इस अब आने वाले समय में वो भी देखना पॉपुलर आएगा, सवाल आएगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई भी मार्जिन नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। और 4% किसमें, और आपने का नाम बताइए सुधीर जी, 4% और एक जगह होता है। केसीसी के लोन में सर 3% की सब्सिडी मिलती है, 4% का इंटरेस्ट लगता है। हाँ, केसीसी में क्या होता है, 3 लाख रुपए तक का लोन है, जी सर। उसमें 7% जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, और अगर टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो 3% और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो कुल मिला के ये 4% होता है। 4% हो जाता है अगला सर। सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपेमेंट पीरियड। रिपेमेंट पीरियड डीआरआई का पूछा गया है, तो डीआरआई का जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर इंक्लूसिव ऑफ मोरेटोरियम अप टू 2 ईयर्स। जब भी डीआरआई में लोन देते हैं, आप सोचिए एक बहुत ही गरीब आदमी को लोन दे रहे हैं, तो जब बहुत ही गरीब आदमी को लोन दे रहे हैं, पूंजी दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा वक्त दे दीजिए पटाने के लिए। तो इसलिए 2 साल का वक्त दे दिए और उसको बोलिए 3 साल के अंदर पटा दीजिए, दोनों को मिला के 5 साल में लोन खत्म हो जाना चाहिए। और लोन की मैक्सिमम है 20,000। तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि अब 20,000 रुपये दे घर बनाने के लिए, तो बेचारे का चुकाएगा कहाँ से, तो इसलिए उसको समय दिए गए। रिपेमेंट पीरियड है 5 साल, 2 साल के मोरेटोरियम के अंदर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, 16वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल is eligible as a borrower under NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इन जनरल कौन एलिजिबल है। तो फिर वही नया स्कीम्स आया, अभी तक का हम लोग पहले पीएमईजीपी पढ़ रहे थे, फिर डीआरआई पढ़ रहे थे, फिर एनआरएलएम में भी आया है। तो देखिए लोन में वही चीज रिपीट होता है जो पंचसूत्र मैंने बताया, एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, आपका रिपेमेंट पीरियड, मोरेटोरियम और सिक्योरिटी, और कोई डेविएशन है, कोई स्पेशल फीचर है। तो यहाँ पर एनआरएलएम का पहला सवाल यहाँ पर आया कि कौन एलिजिबल होगा एज ए बोरोवर, ST/SC वुमेन, नॉन ST/SC वुमेन, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ST/SC, नॉन ST/SC मैन, एनी ऑफ द एबव। तो SHG के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एनआरएलएम के, क्योंकि आरआरबी में नाबार्ड जो है वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और वो इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो रूरल एरिया में ये ज़्यादा फिजिबल भी हैं। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी जाती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इनको क्रेडिट लिंकेज मिलता है। अंडर एनआरएलएम
इन जनरल व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो NRLM के लिए एक महत्वपूर्ण जो बात होती है, उनकी शुरुआत होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू की जाती है। महिलाओं को एक साथ एकत्रित करने का जो एक अभियान होता है कि ताकि वो एक साथ एकत्रित हों, एक साथ मीटिंग करें, एक साथ चर्चा करें और एक साथ बचत करें, और फिर उसके बाद कुछ नियमों का पालन करने के बाद उनको क्रेडिट लिंकेज मिले। तो यहाँ पर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए? 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। तो नॉर्मल पूछा गया है, इन जनरल अंडर NRLM इन जनरल तो 10 से 20 होगा, और एग्जामिनेशन में प्राय यही सवाल पूछा जाता है 10 से 20। अगर 100 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा तो केवल 1 या 2 बार ये पूछा गया होगा 5 से 20, ये विकलांग या डिफिकल्ट एरिया, हिली एरिया में रहने के लिए। अदरवाइज सबसे ज्यादा पूछा जाता है 10 to 20। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंडर NRLM टू स्ट्रेंथन देयर इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी and build a good credit history within the group, the self-help group is provided revolving fund। revolving fund पाने के लिए पंच सूत्र का पालन करना पड़ता है। तो उस रिवॉल्विंग फंड कितना मिलता है, ये बात ये स्क्रीन में कहा गया है। आप लोग सवाल पढ़ के ही जवाब दे रहे हैं। हमारे कोई साथी लिख रहे हैं, हाँ सभी लोग जो है सवाल, राज जी बोल रहे हैं। राज जी, कितना सब्सिडी लिखा है आपने, ये जो रिवॉल्विंग फंड? सर 10,000 से लेके 15,000 के बीच में मिलता है सर रिवॉल्विंग फंड। अच्छा, तो ये पिछले साल का बता रहे होंगे आप, अभी तो बदल दिया मोदी सरकार, क्या डबल इंजन की सरकार है ये, सब बदल गया है इसलिए, है ना, तो सब डबल हो गया। अब जो NRLM में जो रिवॉल्विंग फंड है वो हो गया है 20,000 से लेके 30,000। पहले 10,000 से 15,000 था, बराबर है ना, लेकिन अभी वो बदल गया है, बढ़ा दिया है लिमिट उसका 20,000 से 30,000। ये जो रिवॉल्विंग फंड है वो इसलिए दिया जाता है ताकि उनमें कॉर्पस की वृद्धि हो। एक समूह जिसकी शुरुआत की गई थी 10 से 20 लोगों के बीच में इकट्ठा होने के लिए, लगातार इकट्ठा होने के लिए, ग्रुप मीटिंग करने के लिए, बचत करने के लिए, और साथ ही साथ इंटरनल रेटिंग करने, इन लेंडिंग करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, और रेगुलर अकाउंट मेंटेन करने के लिए, ये पंच सूत्र पालन करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई समूह पैदा हुआ, पैदा होने के 3 महीने तक ये अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी की है। अच्छा कैसे बोलेंगे? हर महीने में जो उनकी बैठक की फ्रीक्वेंसी है वो बैठक किए, जो राशि तय किए थे बचत किए, फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर अपने समूह के लोगों को लोन दिए, फिर रिकवरी भी किए, अकाउंट भी मेंटेन किए, तो ये उसको बोलेंगे अच्छा मैनेजमेंट कैपेसिटी और अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री। तो इसकी रेटिंग होगी, रेटिंग होने के बाद उनको एक पूंजी दे दी जाती है 20,000 से लेके 30,000, तो उनका कॉर्पस बढ़ गया। फिर और 3 महीना अच्छा करेंगे तो लोन भी मिलेगा, आगे देखेंगे। तो अभी हम सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसका रिवॉल्विंग फंड बढ़ गया है 20,000 से लेके 30,000। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। आपकी स्क्रीन पर है सवाल, देखिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल अंडर NRLM स्कीम्स। NRLM में कैपिटल सब्सिडी कितना दिया जाता है सरकार के द्वारा? 30% फॉर इंडिविजुअल, 50% फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, 40% ऑफ SC/ST, नो कैपिटल सब्सिडीज अवेलेबल। हाँ जी, कोई साथी बताएंगे इसमें? तो सभी कैपिटल नो कैपिटल बता रहे हैं सभी साथी, है ना, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा लोन यही करते हैं ना, है ना सुधीर जी? अगर सब्सिडी होता तो इसमें FD बना बना के रखते। कैपिटल सब्सिडी का मतलब क्या है? सरकार जब भी कैपिटल सब्सिडी देती है उसका मतलब ये समझिए कि कैपिटल सब्सिडी इसलिए देती है कि आप लंबा उस बिजनेस को करो, तब तक वो बोलती है हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन तुरंत मत दे देना बारों को, तुरंत मत दे देना, उसको रखे रहो, है ना, इसको देखता रहे कि ये पैसा सरकार के द्वारा मिला है, ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा इस कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाओगे, 3 साल तक आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलती है NRLM में। तो ये सवाल जो है कई बार आया है, इसीलिए यहाँ पर ये सवाल लाया गया है। अब आते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच?
2%, 3% या डिफरेंस बिटवीन वेटेड लैंडिंग रेट एंड 7%। तो NRLM में जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो मिलता है कि मान लीजिए क्या होता है, NRLM में मान लीजिए 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ले रही है, तो जो 7 का जो डिफरेंस है, 7% का जो वेटेड लैंडिंग रेट और 7% का जो डिफरेंस है, वो इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट देती है। सपोज बैंक का जो लोन है वो 10% पे है और जो समूह से 10% वसूलना है, तो बीच का जो डिफरेंस है 3%, वो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए कैपिटल फंडिंग होती है और वो कैपिटल फंडिंग गवर्नमेंट और स्टेट मिलके करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या सवाल है। सवाल पूछा गया, इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल अंडर NRLM स्कीम्स if the amount of loan to the women self-help group is restricted to how much and rate of interest is how much। बोला गया है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर किसी समूह को लोन दिए हैं कितने रुपए तक का और ब्याज दर कितना लेंगे। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आप लोग सभी जानते होंगे। 3 लाख रुपए तक के लोन और अगर 7% की दर पे जो ऋण दिया गया है तो फिर वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, अवेलेबल होगा। और पहले ये कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में थे, बाद में ये सभी जगह कर दिए गए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर टाइमली रिपेमेंट करते हैं तब। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल अंडर NRLM फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट of the loan by the women self-help group at how much percentage, which brings the effective rate of interest to how much। तो यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कही गई है NRLM में। तो NRLM में एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन समूह को मिलता है 3% एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सबवेंशन मिलेगा। अब 3% अगर सबवेंशन मिल गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा ग्रुप को? 4% लगेगा। यही सवाल पूछ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 23 आप यहाँ पर स्क्रीन पर बोला गया है, NRLM एक ऐसी स्कीम है जहां पर लोन दिया जाता है क्रेडिट लिंकेज के साथ। एक 6 महीना ग्रुप बनने के बाद एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है 3 महीने के बाद। पंचसूत्र का पालन लगातार करते रहेंगे 6 महीना तो उनको क्रेडिट लिंकेज मिलता है। और इस क्रेडिट लिंकेज में क्या कंडीशन है और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में कौन सा गलत है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जरा। फर्स्ट ईयर 6 टाइम ऑफ proposed corpus during the year are 1,50,000 whichever is higher। ये तो सही है, पहला वाला सही है ना। और ठीक है सुधीर जी, पहला वाला सही है कि 6 सर ठीक है टाइम सर। कॉर्पस और 1.5 लाख। तो इसको जरा बताएं, अगर मान लीजिए किसी फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। हाँ, तो पहला जो डोज है, अगर मान लीजिए किसी समूह का कॉर्पस 20,000 है तो उसको कितना लोन मिलेगा? किसी समूह का कॉर्पस 20,000 है तो उसको लोन कितना दोगे? उसका 6 टाइम्स सर, कॉर्पस का 6 टाइम्स 1,20,000। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे SHG में मिनिमम 1.5 लाख देना ही देना है। यहाँ पर यह ऑप्शन गलत लिखा है ना। क्या होगा, मान लीजिए किसी समूह का कॉर्पस 20,000 है तो पहला बोलता है 6 टाइम बोल रहा है, तो 6 टाइम तो 1,20,000 होगा, लेकिन इसको 1.5 लाख देना ही देना है। ठीक है, मिनिमम 1.5 लाख देना है वहां पर। अब अगर मान लीजिए उसका 30 टाइम्स आता है, कॉर्पस 30 टाइम आता है, तो वहां पर 6 × 30 मतलब कितना हो जाएगा? 6×18 1,80,000 रुपये उसको दे देंगे। जी। ठीक है। सेकेंड ईयर में 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस एंड मिनिमम 3 lakhs, ये भी सही है। और थर्ड ईयर में जो है मिनिमम 4 लाख, तो थर्ड गलत है क्योंकि मिनिमम 6 lakhs होता है थर्ड ईयर में, और बाकी उसके बाद 6 लाख से ऊपर फोर्थ ईयर में देते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है थर्ड गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 लाख होना चाहिए, मिनिमम 6 लाख। जब भी NRLM में लोन सैंक्शन किया जाता है तो 6 लाख सैंक्शन कर दिया जाता है और उसको डोजेज में दिया जाता है। पहला साल 1.5 लाख, दूसरा साल 3 लाख, तीसरा साल 6 लाख और उसके बाद आता है तो 6 लाख से ऊपर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
द रिपेमेंट पीरियड फॉर लोन अंडर NRLM, NRLM का जो रिपेमेंट पीरियड है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा मैचिंग नहीं हो रहा है, ये बात कही गई है। तो NRLM में जो रिपेमेंट पीरियड होता है, फर्स्ट डोज का रिपेमेंट जो है 2 years to 3 months होता है, सेकंड का 3 to 4 years होता है। फर्स्ट डोज 2 years से 3 years में रिपेमेंट, सेकंड डोज 3 years to 4 years रिपेमेंट। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो गलत है, क्योंकि जो थर्ड डोज है 48 to 72 months जो दिया गया है वो गलत है, और मंथली क्वार्टरली हाफ ईयर ये जो लिखा है थर्ड गलत है। बाकी सब सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली हाफ ईयर का होता नहीं, यहाँ मंथली ही होता है। ठीक है सुधीर जी, मंथली होता है। तो यहाँ पर जो है ये फोर्थ डोजेस जो दिया है वो कर सकते हैं 60 to 84 months, बाकी थर्ड डोजेस जो है ये गलत है। एक बार इसको जब आप वीडियो में देखेंगे तो आप उसको समझ लीजिएगा। ज़्यादातर ये रिपेमेंट पीरियड डायरेक्ट कम पूछता है इसमें, क्योंकि इसमें डोजेस के आधार पर अलग हैं, तो इसमें ज़्यादातर डोजेस का ही सवाल पूछता है। अगला सवाल है कि NRLM स्कीम के तहत कोलेटरल सिक्योरिटी और नो मार्जिन नो कोलेटरल सिक्योरिटी कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये सवाल पूछ लिया इसके लिए कि NRLM स्कीम्स में कितने रुपए तक का लोन बिना कोलेटरल के, बिना मार्जिन के दिया जा सकता है, ये सवाल पूछ दिया। बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछ लिया है। तो हमारे 10 लाख साथ तक का। 10 लाख तक है, इसका आंसर सही है 10 लाख तक। लेकिन अगर सवाल थोड़ा बदल जाए कि बिना कोलेटरल के कितना लोन दिया जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख। तो 20 लाख। ये बढ़िया बात है। तो यहाँ पर लेकिन सवाल पूछ लिया कि बिना कोलेटरल बिना मार्जिन के, तो यहाँ पर आंसर तो पक्का 10 लाख होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख से ऊपर मार्जिन लिया जाता है, और मार्जिन भी मैक्सिमम जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। अब इसका आंसर 20 लाख यहाँ भले दिया है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर 10 लाख होगा क्वेश्चन के हिसाब से। 20 लाख तब सही होगा जब ये सवाल पूछा जाए कि बिना कोलेटरल के कितना लोन दिया जा सकते हैं, तो 20 लाख होगा। लेकिन जो क्वेश्चन है हूबहू उसमें आंसर सही होगा। मैं जब अपलोड करूंगा तो इसको सही करके दे दूंगा। बिना कोलेटरल बिना मार्जिन के जो लोन NRLM में दिए जाएंगे वो 10 लाख तक, बिना कोलेटरल के जो लोन दिए जाएंगे 20 लाख। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में गलती हो गया होगा और इसको चुनने में गलती हुआ होगा, लेकिन फंडा आपका क्लियर है। Which of the following target is not correctly stated in the context of NULM? NULM में यहाँ पूछा गया है कि NULM में कौन सा जो यहाँ पर टारगेट है वो गलत है। वुमेन जो है 30%, ST SC 40%, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन 3%, माइनॉरिटी कम्युनिटी 15%। तो यहाँ पर एक जो रिजर्वेशन टारगेट जो है दिया जाता है NULM में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को आजीविका मिशन के तहत NULM में फाइनेंस किया जाता है। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वुमेन 30%, ST SC 40%, लेकिन ये गलत है। ST SC उनके पॉपुलेशन के उस एरिया में जितना पॉपुलेशन है उसी आधार पर ही उनको फाइनेंस किए जाएंगे, तो ये गलत है ST SC वाला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। NULM में जो फंडिंग जो सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग है वो नॉर्मल कितना होता है, मतलब सेंट्रल और स्टेट का इन नॉर्मल कैटेगरी, ये इन नॉर्मल स्टेट्स बोला गया है, तो ये होगा जो है 75 to 25। अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या डिफिकल्ट एरियाज में आता तो क्या होता, 90 to 10 होता। लेकिन नॉर्मल स्टेट में पूछा गया है, तो जो अर्बन NULM में जो फंडिंग की जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा होगा, केंद्र सरकार का 75 पैसा और राज्य सरकार का 25 पैसा। लेकिन अगर जो हिली एरिया स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, वहां पर की बात आती है तो वहां पर 90 to 10 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ नॉर्मल स्टेट पूछा गया इसलिए 75 to 25। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया इन केस ऑफ DRI?
DRI में इनकम क्राइटेरिया पूछा गया, ये सवाल शायद रिपीट हो गया ऐसा लगता है, लेकिन नहीं रिपीट नहीं हुआ कुछ, उसमें पहले सवाल में था हम लोग क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात, यहाँ बात हो रही है एलिजिबिलिटी की। तो DRI एक ऐसा फाइनेंस है जिसको हमारे साथी करते नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये सवाल आता है जिसके लिए पढ़ते हैं। तो DRI जो है वो इसके इनकम क्राइटेरिया बोला गया है कि रूरल एरिया में जो इनकम क्राइटेरिया होगा वो 18,000 रुपये आएगा सालाना, और अर्बन एरिया में 24,000। मतलब अगर हम कोई बेनिफिशियरी को DRI लोन देंगे तो देखेंगे कि उसकी आय कितनी है। अगर रूरल एरिया में हम DRI फाइनेंस कर रहे हैं तो उसकी आय 18,000 से ज़्यादा उनकी फैमिली की आय नहीं होनी चाहिए। तो ये रूरल एरिया के लिए, और अर्बन एरिया के लिए 24,000। तो उनको ये फैसिलिटी देंगे। क्यों? क्योंकि वो नहायत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनको आगे आना चाहिए, इसलिए सरकार जो है सहायता देती है, कम ब्याज दर में उनको आर्थिक एक्टिविटी गतिविधि के लिए लोन देती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द प्रोजेक्ट कास्ट अंडर NULM इन केस ऑफ इंडिविजुअल बोरोवर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। इंडिविजुअल बोरोवर में प्रोजेक्ट कास्ट कितने तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है NULM में? तो NULM में जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है अभी 2 लाख रुपए। कितना किया गया है? 2 लाख रुपए रिस्ट्रिक्ट किया गया। पहले 50,000 था, अभी इसको 2 लाख तक किया गया। तो ये NULM का इंडिविजुअल बोरोवर के केस में किया गया है। अब बात करते हैं NULM से जुड़ा हुआ एक करेक्ट स्टेटमेंट मोरेटोरियम का पूछा गया है कि NULM में अगर कोई लोन दिया जाता है तो उसका रीपेमेंट पीरियड और मोरेटोरियम कितना होगा। आप पूरे सीरीज, अब ये पूरे जो सेशन में आप देखे होंगे कि जब भी हम किसी लोन स्कीम की बात करते हैं तो वही 5 बातें आती हैं: क्वांटम, एलिजिबिलिटी, मार्जिन, रीपेमेंट, मोरेटोरियम और सिक्योरिटी या कोई स्पेशल फीचर। यहाँ पर रीपेमेंट पूछ दिया तो NULM में जो रीपेमेंट होता है 5 से 7 साल होता है, 6 से 18 महीने का ये आपका मोरेटोरियम होता है। अब बात करते हैं लेकिन ये मोरेटोरियम एक बार देख लीजिएगा स्क्रीन में जाके। 5 से 7 साल एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, एट ए टाइम ऑफ सैंक्शन अगर होगा तो वहाँ पर वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अगर इसमें चूंकि कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पर फिक्स एसेट लगाया जाता है, इसलिए वहाँ पर मोरेटोरियम समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आखिरी उत्पाद बनने में समय लगेगा। पहले बिल्डिंग बनाएगा, मशीन लगाएगा, ट्रायल रन करेगा, फिर उसके बाद वो बनेगा, इसलिए हम मोरेटोरियम देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। Which of the following requirement relating to self-help group member NRLM is not stated correctly? यहाँ पर ये बोला गया है निम्नलिखित में से NRLM स्कीम्स में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर से रिलेटेड कौन सी जानकारी गलत है, ये बात कही गई है। SHG टू हैव मिनिमम 5 मेंबर विदाउट एनी सीलिंग ऑफ मैक्सिमम। पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसमें बोल रहा है कि SHG कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए और अधिकतम कितनों भी मेंबर हो सकते हैं, ऐसा कह रहा है। ये तो गलत है क्योंकि अधिकतम हमारा 20 होता है। दूसरा ऑप्शन है मिनिमम 70% इन ग्रुप शुड बी फ्रॉम अर्बन पुअर फैमिली। ये बोल रहा है कि कम से कम 70% जो है वो अर्बन फैमिली से होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अर्बन फैमिली तो काहे का सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो तो पुअर जो है वो बिलो जो है आपका अर्बन नहीं, क्या होना चाहिए? BPL होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिलो पुअर फैमिली होना। BPL बोलते हैं ना, क्या बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। ये बोल रहा है ऊपर होने चाहिए बोल रहा है। तो जो है आपका गलत नहीं, सॉरी ये तो ठीक है। मतलब 70% जो है पुअर फैमिली से होने चाहिए, 30% जो है एबव पॉवर्टी लाइन से हो सकते हैं किसी भी ग्रुप में। तो पहला वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। इसमें क्योंकि गलत वाले छांटने थे इसीलिए पहला वाला ही गलत हो गया। दूसरा जो है जब भी ग्रुप बनाए जाते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि 70% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 30% जो है अबव पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं। सी है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो SGSRY स्कीम्स के तहत वो कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक बात है। इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है,
प्रॉम्प्ट रिपेमेंट भी अगर करते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है, सब सही है, ये गलत है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ NRLM। NRLM में यहाँ पर ये कहा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है सही है। नो कोलेटरल फॉर लोन अप टू ₹10 लाख, नो कोलेटरल फॉर लोन up to ₹5 lakhs. Collateral can be obtained at discretion of bank. Banks can cover the eligible loans under CGTMSE guarantee. तो यहाँ पर जो है सही जो कथन है वो है डी, क्योंकि नो कोलेटरल पहला वाला गलत है क्योंकि ये 20 लाख तक कर दिया गया है। दूसरा भी गलत है, 5 लाख गलत है। और कोलेटरल जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक्स नहीं है। अगर 20 लाख से ऊपर का अगर लोन है तो बैंक CGTMSE कवरेज ले सकता है, तो डी सही होगा। चलिए, तो ये आज रात को चर्चा करते करते हम लोग एक ही बात, मूल मंत्र समझ में आया इस पूरे मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में, जो आपको आगे भी खुद तैयारी करना होगा। अलग अलग स्कीम्स के जब आप पढ़ेंगे तो आज के इस पूरे रात के डिस्कशन में जो भी 2-3 स्कीम्स के क्वेश्चंस मैंने बनाए थे उसमें आपको ये बात क्लियर हो गया कि एक सेकेंड, हाँ, ये क्लियर हो गया ये बात कि जब भी किसी लोन को पढ़ना है तो सुधीर जी बताइए कि किसी भी लोन को पढ़ना है तो उसके 5 तरीके बताइए, क्या पढ़ने से काम बन जाएगा। सर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा उसमें, और बहुत बढ़िया। टर्म्स एंड जी लोन का टेन्योर। हाँ, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उस जी लोन सर। योजना का बेनिफिशियरी कौन होगा, उस लोन योजना का लाभ किसको मिलेगा, और जो व्यक्ति है वो कौन योग्य होगा, किसको हम लोन देंगे, यही सबसे प्राइम जो है एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है क्वांटम ऑफ फाइनेंस, उस लोन में कितना दे सकते हैं। जैसे NRLM में मैक्सिमम, NRLM में अगर ये सवाल पूछे कि NRLM में लोन कितने का सैंक्शन होता है, क्या बोलेंगे आप? 6 लाख का सर, 3 डोजेज में देना, 6 लाख का सेंक्शन। 6 लाख का सैंक्शन होगा, बहुत बढ़िया। और NRLM में ज़्यादातर जो है वो दूसरे साल का पूछता है, दूसरे साल में मिनिमम कितना लोन सैंक्शन होना चाहिए? 8 टाइम ऑफ कॉर्पस और मिनिमम 3 लाख। 3 लाख। तो ये मतलब सोचिए, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया आपका क्वांटम ऑफ फाइनेंस। तो पहला इंपॉर्टेंट हो गया आपका एलिजिबिलिटी, दूसरा है क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा है मार्जिन मनी। मार्जिन मनी पूछता है हर में, इतने इसमें कितना मार्जिन है, जैसे PMEGP में मार्जिन पूछ लिया है ना। तो स्पेशल कैटेगरी के लिए 5%, जनरल कैटेगरी के 10%। NRLM में मार्जिन कितना है? NRLM में मार्जिन 10 लाख से ऊपर लिया जाता है और मैक्सिमम मार्जिन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 10 लाख तक कोई मार्जिन नहीं। DRI में मार्जिन क्या है? मार्जिन कोई मार्जिन नहीं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है मार्जिन। चौथा इंपॉर्टेंट है इसका रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, है ना। किसी भी लोन स्कीम का रीपेमेंट पीरियड और मोरेटोरियम पढ़ लीजिए। पांचवा इंपॉर्टेंट है उसका सिक्योरिटी, जैसे अभी बात किए कि 20 लाख तक तो कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए NRLM में। और PMEGP में कितने रुपए तक कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए? PMEGP में 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर है 10 तो लाख तक के लोन। जी सर। PDF मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। सुधीर जी ने जवाब लिख दिया, बहुत बढ़िया, है ना। और PDF मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। थोड़ा सुबह सुबह मिल जाएगा आपको, सब लोड हो जाता है। जब भी मोबाइल ऐप में लोड करते हैं तो आपको मैसेज भी जाता होगा, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तो, है ना सुधीर जी, आपने देखा है? राइट सर, आता है, नोटिफिकेशन भी आता है सर। जी। ओके ओके। तो एक और चीज जो हमको आप देखनी है वो होती है कोई स्पेशल फीचर उस लोन स्कीम का। स्पेशल फीचर जैसे सब्सिडी स्पेशल है, सब्सिडी के फीचर देख लेंगे। दूसरा नोडल एजेंसी है, PMEGP का नोडल एजेंसी। वो इतनी बार आपके क्वेश्चंस आया है, PMEGP का नोडल एजेंसी कौन है? KVIC है। KVIC।
और एक चीज इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी के साथ साथ अभी प्रोसेसिंग चार्ज पूछ रहे हैं आप लोगों को, आरआरबी में पूछ रहे हैं प्रोसेसिंग चार्ज, तो वो देख लीजिएगा। जी सर। तो एक बढ़िया सा कोड लिखा है स्क्रीन पर, हमारे सुधीर जी पढ़ेंगे जरा। सुधीर जी क्या लिखा है, पढ़िए। जिंदगी एक संघर्ष है लेकिन नजारा शानदार है। वाह, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़े, इसलिए आप सभी का आभार है ना। तो हमारे जी सर। सुधीर जी बोलेंगे कि सर आप कुछ भी पढ़ाओ हमें स्वीकार है कितने भी मुझे पढ़ाओ हमें बिल्कुल सर, स्वीकार है। स्वीकार है। जी और सर। अगर आपके साथ पढ़ते रहे तो हमारे जीवन की सफलता एकदम साकार है, एकदम साकार है। और अगर आपके साथ यूं ही पढ़ते रहे तो हमारे जीवन को नया आकार है, हमारे जीवन को नया आकार है। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन रात भर यूं पढ़ें तो एक ये शानदार जो मिलेगा, वो नज़ारा जो मिलेगा वो शानदार है, नज़ारा जो मिलेगा शानदार है। तो आप सभी साथी ध्यान पूर्वक इस सेशन को पढ़े, और आपकी लगनशीलता दिखाती है, इतनी रात को आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। 5 मूलभूत चीजें हैं आपके जीवन को, आपको ध्यान देनी है। पंच तत्वों से बने हैं, पंच तत्वों में मिल जाना है, लेकिन मिलने से पहले उस ऊंचाई को छूना है और अपनी सार्थकता साबित करके जानी है। तो अपनी सार्थकता तभी साबित कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ अद्भुत चीजें होंगी। समाज को देने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं लेके जाना है, जो भी चीज़ है यहीं रह जाएंगी। तो इसी समाज को देने के लिए हमको अपनी योग्यता साबित करनी होती है। तो आप समाज को देना चाहते हैं, अपने इस पंच तत्व से बने हुए शरीर के लिए कुछ शरीर का लाभ जो है इस पंच तत्व को देना चाहते हैं, प्रकृति को देना चाहते हैं, तो आपको योग्यता साबित करनी होगी। जब योग्य हो जाएंगे तो आपके पास एक पावर आ जाएगा, आपकी एक निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी, और उसके साथ आप सही बेनिफिशियरी को सही चीज दे सकते हैं, और किसी के साथ भी कोई बुरा ना हो इसको ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो ध्यान रख सकते हैं आप अपने आप का। जब भी आपके पास ज्ञान कौशल, अनुभव और एक सामंजस्य होता है, एक धैर्य कुशलता होती है, तो आप निर्णय बहुत अच्छे से ले पाते हैं, और आपके लिए गए हर एक निर्णय का परिणाम भी आप ही के ऊपर आता है। तो आप सभी अच्छे से निर्णय लेंगे, इसके लिए हम लोग रोज सीखेंगे। आप सभी के अच्छे भविष्य, शानदार सफलता और बेहतर कार्य निष्पादन, और शानदार जो ये नज़ारा जो हमारे सुधीर जी ने यहाँ पर पढ़ा है, तो उस सफलता के शानदार नज़ारे के लिए शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल किसी दूसरे सेशन में तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हाँ जी सुधीर जी, सबका धन्यवाद कर दीजिए, देर रात तक पढ़ रहे हैं सब लोग। बिल्कुल सर। धन्यवाद सभी का इस रात तक इस सेक्शन में जुड़ने के लिए, और धन्यवाद सर का कि आज टीचर्स डे डे के दिन सर ने हमें एक एक नई टॉपिक के बारे में, नई चीजों के बारे में सर हमेशा हमें मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें और हम लोगों के जीवन में हमें आगे बढ़ाते रहें। बहुत बढ़िया, चलिए मिलते हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।